नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर पेपर एनालिस करने वाली बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन का आपके ये कौन से सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। यहाँ पर आपके केमिस्ट्री का यहाँ पर होने वाला है ये पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट में भी आपको ये कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन के ये पुराने पेपर होने वाले लास्ट 4 सालों का। सबसे पहले हम यहाँ बता देते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के पुराने पेपर का आज हम एनालिस करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कमेंट आ रही थी। पिछले वीडियो में मैंने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी बीएससी फर्स्ट ईयर है उनके फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का ये लास्ट 3-4 साल पेपर का एनालिस करा था, और आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का यहाँ पर एनालिस करने वाले, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है, इससे आपको पता लगेगा कि आपका पेपर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और आप सबको पता ही है कि यहाँ पर इसमें से कुछ क्वेश्चन से पुराने वाले क्वेश्चन से वो रिपीट भी होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो आप पेशेंस में आकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होने वाला है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पेपर को। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2020 के सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पे बात करते हैं। आप सबको जैसा पता ही होगा कि 2021 का पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 2021 के अंदर यहाँ पर जो बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर नहीं हुए थे, इसलिए 2021 का पेपर नहीं है। हम यहाँ पर जो आपका लास्ट पेपर हुआ था वो 2020 में यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट का हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर है पूरा, यहाँ पर ये मार्किंग है। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपके यहाँ पर सेक्शन ए के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके हाफ मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा गया है, जो कि फर्स्ट यूनिट से ये प्रकाश की देर प्रकृति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजनों का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बार आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर TCl4 की आकृति कैसी होती है, NF3 का द्विध्रुव आगुण NH3 से कम क्यों है। अब इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अगर अभी हम आपको पुराने पेपर अभी सॉल्व करके बताएंगे यानी पुराने पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट देखने को मिलेगा कि NF3 का द्विध्रुव आगुण NH3 से कम क्यों होता है। और कभी कभी आपके सेक्शन बी में भी यहाँ पर आपकी ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कि जो आपके फ्लोरीन है, फ्लोरीन व आयोडीन में से किसकी ध्रुवणता अधिक होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपके धात्विक बंध की परिभाषा दीजिए। उसके बाद क्या होता है जब Li2CO3 को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोरोजिन को अकार्बनिक बेंजीन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद यहाँ पर किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए जो अक्रिय युग्म में प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। फिर आपके 2 कठोरतम कार्बोहाइड्रेटों के नाम यहाँ पर लिखिए। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं पेपर में जो आपका सेक्शन ए वो काफ़ी ईजी यहाँ पर आता है, नॉर्मल यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली की इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति की धारणा लिखिए तथा तदनुरूप इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य व एवं संवेग के मध्य संबंध व्युत्पन्न यहाँ पर कीजिए, जो कि बिल्कुल इजी यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वान डेर वाल त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे 2020 में आपके। उसके बाद यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 में से ये क्वेश्चन है कि संकरण को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है आपकी यूनिट नंबर 2 में है कि संकरण को परिभाषित कीजिए और संकरण के आधार पे आपको निम्न संरचनाओं का वर्णन करना है। तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक क्वेश्चन तो यूनिट 2 में बनता ही है। यहाँ पर आपको क्या है, कुछ संरचना दी जाती है, उसका आपको वर्णन करना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है, उसकी आकृति, उसकी ज्यामिति, ये सब आपको बना के वहाँ पर बताना पड़ता है कि sp2 है इसकी ज्यामिति, ये sp3 है, ये सब आपको यहाँ पर बताना होता है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ICl2 माइनस और ICl4 माइनस के बारे में इसकी संरचना पूछ रखी है। अगर आप एक बार संरचना बनाना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर आपकी 2 में 5th क्वेश्चन है निम्न अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा आरेखों के चित्र बनाइए। और यहाँ पर आपको कौन कौन से चित्र बनाने हैं, O2 के, N2 के और CO के। इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपकी यूनिट 2 में इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है जहाँ आपको इसकी बॉर्डर ऑर्डर की क्या करनी होती है, गणना करनी होती है। ठीक है,
तो आप इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन अभी हम प्रीवियस ईयर के अभी आपको एनालिस करवाने वाले, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप इस वीडियो को पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में से ये क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न के कारण समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, AgCl3 रंग में सफ़ेद होते हैं जबकि AgI क्या होते हैं, पीले रंग के यहाँ पर होते। तो आपको यहाँ पर इसमें रंग स्पेक्ट्रम के आधार पर आपको इनका वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके NaCl आयनिक यौगिक होता है जबकि CuCl क्या होता है, आपके संयोजी होता है। उसके बाद यहाँ पर सकंड तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की जल में क्या करनी है आपको, विलेयता व आयोडाइडो से क्या होता है, ये कम होता है, इसका आपको कारण बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और इसमें से हर टाइप से आपके यहाँ पर हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो आपके शॉर्ट की दो से फ्रेंकल त्रुटि, ठीक है। तो यहाँ पर त्रुटि यानी आपका दोषी होता है, ठीक है। त्रुटि की जगह दोष भी लिखा आ सकता है आपके, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। त्रुटि की जगह दोष भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में आपके संक्षिप्त टिप्पणियाँ काफ़ी बार पूछ ली जाती है, कभी कभी इन दोनों के बीच अंतर भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, क्योंकि इस साल भी आपके इसके आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 4 है आपके एस ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों को समझाइए, आयनिक ऊर्जा और धात्विक गुण, ओके। अब हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट यहाँ पर रिव्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पर पेपर है, 3-4 सालों के पेपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिट नंबर 4 में यहाँ पर 9th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या है, यहाँ पर कारण बताना है। SiF7 बनता है लेकिन ClF7 नहीं बनता है, PCl5 बनता है लेकिन Cl5 नहीं बनता। तो इस टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में से क्वेश्चन है, ये अंतर हेलोजन यौगिक और जियोलाइट व अल्ट्रा मरीन, ठीक है। तो ये जो अंतर हेलोजन यौगिक की ये भी काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, इस साल आने की भी आपके काफ़ी ज़्यादा इसके चांस बन जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आपके संकलीकरण और फ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो फ्लोरोकार्बन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपके 10 मार्क्स के यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक्शन सी में आपके कौन कौन से 4 आपके यहाँ पर पूछ रखे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिखिए, हुंड का नियम लिखिए, बॉन हेरबर चक्र लिखिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखिए, ठीक है। तो ये चारों ही बिल्कुल सिंपल थे, आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख देना है और आपके यहाँ पर 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के आपके सेक्शन सी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के आपके जितने भी टॉपिक है उनको आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है आपके संयोजित कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोगों पर संक्षिप्त आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आया था 2022 में, आपके आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर धातुओं की क्या लिखनी है, चालकता की व्याख्या करनी है। और इसी में से आपका 14 में सेकंड क्वेश्चन था, धात्विक बंध का विवरण यहाँ पर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके XeOF4 की संकरण व संरचना को समझाइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी जीनोन से जितने भी आपके यहाँ पर ऑक्साइड बनते हैं, आपके नाइट्रोजन के जितने भी जीनोन के जो आपके कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें से एक की संकरण व संरचना तो आपकी पूछी जाती ही जाती है, ठीक है। तो आप इस टाइप के आपके जीनोन के जितने भी आपके यौगिक बनते हैं, उनकी आपके संकरण व संरचना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको जीनोन टॉपिक को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके फुलरिन में डोपिंग से क्या तात्पर्य, उदाहरण से ही समझाइए। डाइबोरॉन के किन्हीं 2 रासायनिकों के यहाँ पर गुणों यहाँ पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर डाइबोरॉन के बारे में इसकी जो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है, 2 रासायनिक गुण वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कुल मिला के आपका 2020 का पेपर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था। यहाँ पर आपने देखा, अगर किन्हीं स्टूडेंट्स ने एक अच्छी खासी भी तैयारी कर रखी होगी तो वो इस 2020 के पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। तो आप के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर आपके जो 3-4 साल के पेपर होते हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जो एग्जाम में किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी यहाँ पर कर लेंगे। और अगर आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखते तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, इसमें आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 2018 के पेपर पे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 2019 का पेपर क्यों नहीं है, क्योंकि 2019 का पेपर हमारे पास प्रोवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। 2019 का पेपर मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर 2018 के पेपर अभी यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर एनालिसिस इसका करने वाले, ठीक है। अगर आपको कहीं से यहाँ पर 2019 का पेपर मिले तो आप उसे एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे
सबसे पहले यहाँ पर आपके सेक्शन ए है, सेक्शन ए में वही नॉर्मल आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको साई तथा साई जो ये 2 है उसकी सार्थकता यहाँ पर बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन है संयोजक त्रिज्या के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर है आपके, अब आप यहाँ पर देखिए दोबारा वही क्वेश्चन अभी जो हमने यहाँ पर 2020 में देखा था वही 2018 में क्वेश्चन रिपीटेड है कि NF3 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान NH3 से कम क्यों है। अब मैंने आपको समझा, आप मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लगाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता ही रहता है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, बिल्कुल इसका ईजी आंसर होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके यूनिट नंबर सेकंड में फोर्थ क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए में कि ऐसे 4 अणु की यहाँ पर आकृति और विकृति चतुष्फल की होती है। अभी मैंने आपको कहा था कि आपकी एक आकृति से तो कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, सेक्शन ए में। उसके बाद यहाँ पर आपके फ्रैंकल त्रुटि क्या है उचित उदाहरण देते हुए समझाइए। अब आपने जब देखा था 2020 के जो आपके सेक्शन बी में आपके फ्रैंकल त्रुटि पूछी थी और यहाँ पर आपके 2018 के सेक्शन ए में फ्रैंकल त्रुटि पूछ ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके। उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या अनुपात क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर क्षार धातु अत्यंत क्रियाशील की होती है। विकर्णी संबंध, जो विकर्णी संबंध है इसमें से भी एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। फिर आप कार्बनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसमें से आपके सेक्शन बी में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। उसके बाद यहाँ पर आपके CL3 की संरचना विवेचना कीजिए, जैसे मैंने आपको कहा संरचना से तो आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसका यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिखिए और हुंड का बहुलकता नियम का लिखिए, ठीक है। तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसके इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस है। उसके बाद यहाँ पर आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपके थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता समझाइए तथा अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य की होती है, जो कि आपके 2020 में भी यहाँ पर आपके पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन है कश्यकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, संकरित कश्यक अधिक दर्ण क्यों बंध बनाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा था कि वहाँ पर भी आपके संक्रमण की परिभाषा पूछ रखी थी 2020 वाले पेपर में, और 2018 में भी यहाँ पर आपके संक्रमण में से क्वेश्चन आया है, जो कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके यूनिट नंबर सेकंड का 5th क्वेश्चन है आणविक कश्यक ऊर्जा स्तर आर्य की यहाँ पर आपको बताना है तथा NO अणु से NO+ अणु आयन अधिक स्थायी होता है, आपको ये भी यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोन हेबर चक्र व इसके महत्व को आपको क्या करना है, समझाना है। उसके बाद यहाँ पर आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक बताने हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये हर साल आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आयनिक यौगिक का, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा यूनिट नंबर 3 के लिए। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 4 क्षार धातु संकुल यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए तथा क्षार मर्दीय धातु संकुलों को क्या करना है, महत्व बताना है। जो आपके यहाँ पर क्षार धातु मर्दीय धातु का यहाँ पर संकुलों का महत्व, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में से दोबारा आपकी संरचना पूछ ली गई है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पर आपके जीनोन होता है, ठीक है। तो जीनोन में से तो आपके एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसकी जो भी आपके यौगिक जितने भी जीनोन की यौगिक आपके बनते, चाहे वो फ्लोराइड यौगिक हो चाहे वो आपके ऑक्साइड हो यौगिक हो, जीनोन से बनने वाले उनकी संरचना पूछ ली जाएगी, उनकी बनाने की विधियाँ पूछ ली जाएगी, उनके रासायनिक गुण पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो आपको इस टाइम से अगर एक क्वेश्चन आपको पक्का करना है तो आप जीनोन को तो अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। जो आपका जीनोन वाला चैप्टर होने वाला है यूनिट नंबर 4 का ही बी पार्ट है आपकी, ठीक है, तो उसे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 5 का आपका क्वेश्चन है डाई बोरॉन का यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में से फुलरिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके कुछ टॉपिक होते हैं आपके यूनिट नंबर 5 में, फुलरिन हो गया, आपके डाई बोरॉन हो गया, अकार्बनिक हो गया आपके, ठीक है। तो इस टाइम में से आपके एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन सेक्शन सी आ गया था जिसमें से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बताना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस साल भी आपके आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस इसके बन जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सेक्शन में से आपके इसमें से सेक्शन सी में से आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, आपको यहाँ पर ये बताना है। इस पूरे क्वेश्चन का आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंस का नियम यहाँ पर पूछ रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर 14 क्वेश्चन है वग्र फर्स्ट के तत्व क्षार धातु क्यों कहलाती है, ये आपको बताना है। तथा क्षार मर्द धातु के द्वितीय आयनन विभव को यहाँ पर अधिक प्रभावित होते हैं। उसके बाद है आपके क्षारीय मर्द धातु के हाइड्रोक्साइड क्षारीय धातु की अपेक्षा क्या होती है, दुर्बल क्षार होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपके पूरे क्षार धातु से में से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो आपने ये देखा है कि 2018 का पेपर भी है, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर पूछा गया था। जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, ये ईजी ही हमेशा पूछा जाता है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अच्छी तरह तैयारी कर ले, सारे कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर ले, तो अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक का जो पेपर है वो काफ़ी ईजी यहाँ पर पूछा जाता है हर साल, अगर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखते हैं तो। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे 2017 के पेपर पे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। बस आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता लगेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि आपको जिस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, आपके कौन से टॉपिक में से, आपके कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीटेड हो रहा है, बस आपको उसका ही एनालिसिस अच्छी तरह से कर लेना है और उससे अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, जिससे आप कम समय में एक अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन ए में से क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ही आपके मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहाँ पर सिग्मा और पाई बंद। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा और पाई बंद को टॉपिक को भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपके सेक्शन बी में आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस है। इन दोनों में अंतर भी आपके पूछा जा सकता है, सिग्मा बंद और पाई बंद में। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या अनुपात व समन्वय संख्या की परिभाषा लिखी गई, भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी में से यहाँ पर आता है आपके, यहाँ पर इसका एक सेक्शन ए का एक पेज यहाँ पर गायब है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर केवल 5 ही क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन हमें यहाँ पर नहीं मिले। ठीक है, इसका एक पेज यहाँ पर गायब है। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन बी में से, ठीक है, सेक्शन बी में से यहाँ पर आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत लिखिए, जो कि एक रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये तो आता है आपके आयनिक कारकों को यानी प्रभावित करने वाले कि एक आपके विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आयनिक यौगिक वाला और एक विद्युत ऋणता, इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके हर साल पूछा जाता है, तो आप इन दो टॉपिक्स को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप दोबारा यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है, इससे आपको पता लगेगा कि आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर संकरण में क्या होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर संरचना के बारे में पूछ लिया जाएगा कि CH4NH3 व H2 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब आपको क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी है और उसमें आपको देखना है उनकी, अब आपको आकृति निकालनी है। इलेक्ट्रॉन संख्या तो इनकी समान आएंगी, फिर आपको क्या करना है, उनकी आकृति ज्यामिति निकालनी है। और वो सब ज्यामिति है और आकृति है, वो क्या आएगी आपकी, अलग अलग आएगी। बस आपको इसको ही बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपकी यूनिट सेकंड में से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड में से एक क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन, अणुकर्षक सिद्धांत क्या होता है। C2 व O2 अणु के आणविक कक्षक आरेख को यहाँ पर आपको बताना, जिसके आणविक कक्षक आरेख है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके बनता ही। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड में से क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता घटती है जबकि अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसकी काफ़ी सिंपल थ्योरी होने वाली है, जो आप एक अच्छे आसान तरीके से यहाँ पर इसके याद कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान डेर वाल बल क्या होते हैं। ठीक है, तो वान डेर वाल बल आकर्षण बलों को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या करनी है, आपको विवेचना यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपके यूनिट नंबर फोर्थ में से क्वेश्चन पूछा जाता है एस ब्लॉक के बारे में, आपको यहाँ पर बताना है इसके आयनिक ऊर्जा धात्विक गुणों के बारे में। उसके बाद यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में बताना है आपको, पी ब्लॉकों के तत्वों की परिभाषा। ठीक है, साथ में इसके विकर्ण संबंध भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में से बहुकेंद्रीय कक्षक क्या होते हैं। ठीक है, और डाइबोरन, अभी मैंने आपको कहा था कि डाइबोरन में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके फुलरिन व सिलिकेट, मैंने अभी आपको कहा था कि फुलरिन भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके यहाँ पर सेक्शन सी में से आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर है आपके पहला प्रभावी नाभिक क्या आवेश, फिर आपके यहाँ पर H2 अणु प्रतिचंबकीय होता है H2 माइनस आयन क्या होता है, अनिचुंबकीय, फिर शॉर्ट की त्रुटि। अब आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंकल और शॉर्ट की में से हर साल आपके एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्षार धातु के प्रथम आयनन विभव को बताइए। और आप यहाँ पर देखिए दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपके जीनोन की जो ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड है, यहाँ पर आपके जीनोन ऑक्साइड F4 की संकरण व संरचना बताइए। ये जो 2020 में आपके क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वही आपके 2017 में यहाँ पर आपके आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मल आपकी परिभाषा पूछ रखी है, पॉलीहेलाइड, बोरोजिन, फाइंस का नियम। ये फाइंस का नियम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपके अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इससे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो एक आपके यहाँ पर पाउली का अपवजन सिद्धांत, जो कि आपके 2020 या 18 में आपके यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए
ये हर साल आपके काफ़ी आने के चांस है। इस साल 2022 में आपके काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है। विस्पर सिद्धांत, ठीक है, विस्पर सिद्धांत को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। इस सिद्धांत के विभिन्न नियमों को लिखिए तथा इस सिद्धांत के आधार पर CL3Br F5SF4 अणुओं की आकृति की क्या करनी है, आपको वर्णन करना है। कौन से सिद्धांत के आधार पे? विस्पर सिद्धांत के आधार पे। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर परमाणविक तथा आणविक त्रिज्याओं को परिभाषित कीजिए तथा आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन में से सेकंड है यहाँ पर आपकी ये आयनिक पी ब्लॉकों के तत्वों के निम्न के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो आपको आयनिक विभव की करनी है, इसे भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था है, इसे भी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर आपके धात्विक गुण, ठीक है। तो इस टाइप में से आपके जो पी ब्लॉक के जितने भी आपके रासायनिक गुण बनते हैं, इन सबको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। पी ब्लॉक इसमें से एक क्वेश्चन आपके बनता ही बनता है हर साल, और ये सेक्शन सी में भी आपके काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपके 3 साल के पेपर थे। अब हमारा जो लास्ट पेपर है 2016 का, ठीक है, 2016 का पेपर, इसे हम जल्दी जल्दी यहाँ पर एनालिस करने वाले। बस आप हमारे साथ यहाँ पर एंड तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल के लिए क्लास होने वाली है। हम भी यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी ये पूरी क्लास यहाँ पर देखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन ए में से है आपके क्वेश्चन कक्ष व कक्ष में क्या अंतर होता है, K-AR सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व तथा इनके आकार भिन्न होते हैं। DsP2 संकरण में से कक्षक प्रयुक्त होते हैं। तो आपको संकरण जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। CO अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके बनता है। उसके बाद यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार की चालक त्रुटियों के नाम लिखिए। 2 त्रुटियों के तो आपको बिल्कुल नाम पता हो ही गए होंगे, एक तो शॉर्ट की त्रुटि और एक आपके फ्रैंकल त्रुटि, और इनको आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके विकर्णीय संबंध को आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। उसके बाद क्षार धातु एवं द्रव अमोनिया में नीला रंग क्यों देती है। उसके बाद यहाँ पर आपके 9th क्वेश्चन है, फुलरिन सिस्टीन में त्रिभुज पंचभुजीय व षटभुजीय वलय बनाती है। ऊष्मावणी ठोस का नाम लिखना है, ठीक है। तो 2016 में काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपके यहाँ पर सेक्शन बी में से यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। अवभव नियम क्या होता है, इसमें शामिल 3 मूल नियमों की व्याख्या करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन है क्रोमियम का उदाहरण लेते हुए अवभव सिद्धांत को यहाँ पर वर्णन करना है। उसके बाद आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मकता क्या है तथा इसका मान आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये शायद हमारे 2017 या 18 के पेपर में यहाँ पर आया था, आपके विद्युत ऋणात्मक। तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। एक आपको आयनिक यौगिक और एक आपके विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इन दो को अच्छी तरह से यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, संयुक्त बंध सिद्धांत के आधार पर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंधन की विवेचना कीजिए। उसके बाद आपके यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में से, आणविक कक्षकों के तरंग फलन ज्ञात करने हेतु परमाणु कक्षकों की सरल रेखीय यौगिक, ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपके यूनिट नंबर 3 में से क्वेश्चन है आपकी आयनों की समन्वय संख्या एवं आयनों के आपेक्षिक त्रिज्या के अनुपात किस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा समन्वय संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, धात्विक बैंड सिद्धांत क्या होता है। इसके आधार पर आपको बेरिलियम की 2s संयुक्त बैंड पूर्ण भरी होती है, आपको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है, क्षार धातु संकुल। अब जिनमें मैंने आपको पहले भी कहा था 2018-17 के पेपर में भी आया था, क्षार धातु संकुलों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके बनता ही बनता है, इस साल भी आपके आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस है। उसके बाद हमारा तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में से एक क्वेश्चन तो आप रिपीट कर सकते हैं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। आपको जीनोन से जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, चाहे उसके ऑक्साइड हो, चाहे उसके फ्लोरो ऑक्साइड हो, चाहे उसके ऑक्सी फ्लोराइड हो, तो आपको इन सबको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इनकी संरचना कैसी होती है, इनके बनाने की विधियाँ कैसी होती है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीनोन के ऑक्साइड तथा ऑक्सीफ्लोराइड की संरचना की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। तो आप अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस एक क्वेश्चन को पक्का कर सकते हैं। आप जीनोन टॉपिक को अच्छी तरह से पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, अंतर हेलोजन यौगिक। मैंने आपको अभी भी कहा था कि अंतर हेलोजन कोशिक को आप अंतर हेलोजन यौगिक को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस साल आपके काफ़ी ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि ये हर बार रिपीटेड होता है।
उसके बाद यहाँ पर आपके कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड हो गया आपके सिलिकेटो हो गया, डाई बोरोन हो गया, ठीक है, तो और अकार्बनिक हो गया। तो इनमें से आपके एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इन सभी टॉपिक को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सेक्शन सी में से क्वेश्चन है जो कि लास्ट हमारे यहाँ पर होने वाला है, इलेक्ट्रॉन बंधुता से आपके यहाँ पर समझते इसको प्रभावित होने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, आपके विद्युत ऋणात्मकता हो गया, ठीक है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके बनता है। उसके बाद आपके वांडरवाल बल की व्याख्या करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके देखेंगे तो संयुक्त कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर Cl3 अणु और ICl2 माइनस की आयनों की आपको क्या करनी है, ज्यामिति इसकी व्याख्या करनी है। ओके, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके। उसके बाद यहाँ पर आपके 13 का बी है आपके यहाँ पर अणुकर्षक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करनी है कि Li2 तो अणु बनाता है लेकिन Ba2 अणु नहीं बनाता। उसके बाद O प्लस आयन O2 माइनस आयन से क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। फिर आपके NO माइनस में बंधन NO अणु से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है आपको ये बताना है। उसके बाद हमारा रिपीटेड क्वेश्चन, इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मैं आपको अभी दोबारा कह रहा हूँ कि फायंस के नियम, ठीक है, फायंस के नियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको यहाँ पे इसके उचित उदाहरणों द्वारा इसका वर्णन करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर बी है आपके आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा के यहाँ पर आपके आधार पर बॉन्ड समीकरण यहाँ पर व्युत्पन्न करनी है तथा जालक ऊर्जा को यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो आपके यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनमें से आपके एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको अब इससे अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर 4 सालों के पेपर पर एनालिस करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का पेपर हमें प्रोवाइड नहीं हो पाया था, इसलिए हम उसका एनालिस नहीं कर पाए, लेकिन हमने यहाँ पर 2020 आपके 18 और 17 और 16 ये 4 सालों का पेपर हमने एनालिस करा है। तो आप इस आधार पर देख सकते हैं कि आपको किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन की तैयारी करनी है। उन यूनिटों को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है कि आपको जो भी यहाँ पर यूनिट अच्छी लगती है यहाँ पर उससे आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेना है। कि जैसे मैंने आपको कहा जीनोन वाले टॉपिक को, जीनोन की जो आपकी यूनिट है यहाँ पर यूनिट नंबर 3 का बी पार्ट, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पूरी यूनिट 3 को ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यूनिट 1 में से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट नंबर 5 में से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस टाइप के अपने अनुसार यहाँ पर पेपर देख सकते हैं और इस अनुसार यहाँ पर आप अच्छी तरह यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए आज का जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी मेहनत के बाद हमने आपके लिए यहाँ पर ये पेपर ढूंढे और आपके लिए पेपर एनालिस करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जो सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका भी हम पेपर एनालिस कर लेंगे आपके 3-4 सालों के, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही हम यहाँ पर पेपर एनालिस करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका 3rd पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताना है। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।